मैं लिख लेता हूँ। युवा वन। तो ये युवा वन क्या है? तो ये हम नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th का पढ़ा रहे होंगे, साइंस पूरा का पूरा बुक सीबीएसई का। और साथ साथ में हम अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स है उनको भी सेपरेटली भी कवर कर रहे होंगे, शॉर्ट्स में भी कुछ आता रहेगा। और क्लास 10th का चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे, साथ साथ में जो 9th का चल रहा है वो भी चलता रहेगा। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में डाल लेनी है। पहला, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आप लोगों को खुद से पूरा का पूरा बुक रीड करना है। सेकंड, टेक दिस एज अ गाइडलाइन। आप जहाँ पर भी ट्यूशन में, स्कूल में, कोचिंग में जा रहे होंगे तो उसके साथ साथ इस सीरीज़ को आपको गाइडलाइन की तरह लेना है, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस हो रहा है एनसीईआरटी के अंदर जो है। तीसरी बात, लेक्चर्स विल बी शॉर्ट। 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा। इस तरह से हम 5 से 6 या फिर 7 छोटे छोटे लेक्चर्स में टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। लास्टली, जो क्वेश्चंस है तो वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये देख रहे हो पूरा का पूरा फुल फोकस से तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एनसीईआरटी को, उस तरह से अगर आपको भी जम रहा है तो आप भी हाईलाइट करके वो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 1 की। क्लास 10th का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा केमिस्ट्री साइड वाला टॉपिक है, तो हम थोड़ा सा पेज का सेटिंग केमिस्ट्री वाले कलर का कर लेते हैं। केमिस्ट्री का कौन सा कलर होता है? चलो केमिकल वाला येलो डाल लेते हैं। नहीं, एग शेल ब्लू, पाउडर ब्लू डाल लेते हैं। चलो, तो ये है हमारा केमिस्ट्री का कलर, बस ऐसे ही वाइब मैच करने के लिए। दूसरा, मेरा यूपीआई भी है जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे जाके आप सपोर्ट कर सकते हो अगर आप दे सकते हो तो। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। अब ये जो टॉपिक है इसके मैं एक तो आपको स्लाइड से पढ़ा सकता हूँ या फिर पूरा का पूरा बुक पढ़ा सकता हूँ। प्रॉब्लम स्लाइड्स में यह है कि स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा, आई डोंट एक्चुअली हैव इनफ टाइम टू मैनेज मेकिंग स्लाइड्स बाय माई सेल्फ एंड देन टीचिंग। तो इससे अच्छा ये होगा हमारे लिए कि हम सीधा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से इतना भी बाहर से आता नहीं है बोर्ड्स में या फिर ओलंपियाड्स में भी। ओलंपियाड्स में भी मोस्ट ऑफ द जो है ओलंपियाड्स का वो आ जाता है एनसीईआरटी से ही। मैंने भी एनसीईआरटी से पढ़ लिया था जब मेरा ओलंपियाड वगैरह था। सो दैट्स इट। विद दैट नोट हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। थैंक यू। तो अब बहुत हो गई बातें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो केमिस्ट्री वाला टॉपिक है। ऑब्वियसली केमिकल मतलब केमिस्ट्री वाला ही आएगा। तो मैंने जो येलो येलो हाईलाइट कर रखा है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी हाईलाइट करके रखना है। इफ़ पॉसिबल लिख लो अगर टाइम है तो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नॉट अ बिग डील, बन ही जाएंगे मुझे लगता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। 9th में अभी हमने रिसेंटली फिनिश कर दिया है। तो तब हमने देखा था ये कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल चेंज होता है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर केमिकल चेंज हो रहा है तभी उसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, जिस एक्टिविटी में इन्होंने मैग्नीशियम मेटल का, देखो मैग्नीशियम मेटल का एक रिबन लिया है
और उसको जलाया है आग की मदद से। तो इससे क्या होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ हमें दिख जाता है उस वॉच ग्लास में। तो ये जलता है बिल्कुल, दिवाली वाले जो पटाखे होते हैं उस तरह से जलता है, और फिर यहाँ पे वाइट वाइट ऐश आती है वॉच ग्लास में, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पाउडर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो मैग्नीशियम और हमारा ऑक्सीजन है उनके रिएक्शन से ही बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऊपर दिए हुए इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो ऑब्जर्वेबल चेंजेस ये होते हैं कि हमें स्टेट चेंज हो सकती है, ये हम देख सकते हैं। कलर भी चेंज होता हम देख सकते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन होती देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उसमें से गैस भी निकल सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब मैं इन चारों चीज़ों का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, चेंज इन स्टेट वाला मैं बता देता हूँ आपको। जब हम एक केमिकल रिएक्शन कर देते हैं, जैसे मर्क्यूरी जो होता है Hg, मर्क्यूरी मेटल जब हम किसी भी अन्य मेटल में किसी अलग मेटल में जब हम मिक्स कर देते हैं तो जो अमलगम प्रोड्यूस होता है, तो वो भी हो सकता है एक चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। चेंजिंग स्टेट के और भी कई एग्जांपल्स है। जब हम किसी कोई भी रिएक्शन करें और नीचे थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेट आ जाए जो सॉलिड में आता है, तो उसको भी हम चेंज इन स्टेट में ले सकते हैं। चेंज इन कलर वाला अब हम देखते हैं। चेंज इन कलर में क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन कर दो आप और उसका कलर हो जाए चेंज। अब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। तो आपने देखा होगा आयरन जो होता है वो वैसे तो शाइनी होता है, लेकिन जब उसकी हवा के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ और भी बाकी सारे एलिमेंट्स, बाकी सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ रिएक्शन हो जाती है तो आयरन का कलर रेडिश ब्राउन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसी को हम रस्ट कहते हैं। और एक एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कई सारे रिएक्शंस में क्या होता है ना कि गैस इवॉल्व होती है जो हम कई बार सूंघ सकते हैं, कई बार अगर सूंघेंगे तो मर जाएंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गैस निकलती है तो उनमें छोटे छोटे, मतलब जो कम मास वाले गैसेस होते हैं उनकी, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, इस तरह से गैसेस रिलीज होती है। हमारे फोटोसिंथेसिस जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। उसी तरह से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वो भी गैस की ही फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये हो गया एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस जो हमें केमिकल रिएक्शन करने पे दिख जाए। और एक चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपने पोटेशियम या फिर सोडियम को पानी से रिएक्शन करवा दी ना तो लिटरली बीकर्स फटते हैं, अगर वो बीकर स्ट्रांग इनफ नहीं है तो, या फिर अगर सोडियम का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर आ सकता है। यही नहीं बल्कि कई और जो रिएक्शंस होती है उनमें अपने आप हीट जनरेट होता है जब आप रिएक्शंस को दो रिएक्टेंट्स को मिक्स कर देते हो। तो ये हो गई चार ऑब्जर्वेबल चीज़ें जो हमें दिख जाती है जब हम केमिकल रिएक्शन कर देते हैं। तो अगर हमने हमारे आसपास देखा तो हमें लगता है कि कितना सिंपल वर्ल्ड है, लेकिन हर घड़ी छोटी छोटी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। जब हम गैस जलाते हैं तब भी चेंज इन टेम्परेचर आता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें भी थोड़ा सा एनर्जी स्टार्टिंग में देना पड़ता है ताकि गैस एक बार फायर पकड़ ले, लेकिन उसके बाद गैस ऑटोमेटिकली जलती रहती है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि चेंज इन टेम्परेचर आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी रिएक्शंस हमारे आसपास हमेशा होती रहती है, हमारे बॉडी के अंदर भी होती रहती है। हमारे
लैपटॉप्स में भी होती रहती है, हमारे टैबलेट में, हमारे हर जगह जहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, जहाँ पे मैटर है वहाँ पे रिएक्शंस हो सकती है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो देखिए, अगर मैंने आपसे ये कह दिया, इसमें यही एग्जांपल हम पकड़ेंगे, तो इसमें अगर मैंने कह दिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इतना सब कुछ आप अगर लिखते जाओगे हर टाइम तो आपको बोर नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसी को कंसाइज किया। तो कंसाइज और छोटा डिस्क्रिप्शन किसी भी बड़े केमिकल रिएक्शन का, उसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को, तो इस तरह से हमने एक केमिकल इक्वेशन बना ली, केमिकल इक्वेशन बना ली है एक बड़े से सेंटेंस की, मतलब एक किसी भी डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा कंसाइज फॉर्म, जिसमें हमें वो दी गई इंफॉर्मेशन मिले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, इक्वेशन मतलब क्या होता है ना, कि इक्वल है, मतलब आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, या फिर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब जो लेफ्ट साइड है इस एरो के, उतना ही राइट साइड होगा। तो हम आगे आगे जानेंगे कि सीन क्या है, सीन क्या है। तो the substances that undergo the chemical reactions, magnesium and oxide, these are undergoing the reaction, okay, and new substance formed is magnesium oxide, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो रिएक्ट करेंगे तभी तो कुछ नया फॉर्म होगा, तो उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो वर्ड इक्वेशंस होते हैं तो उनमें हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ पे अगर दो प्रोडक्ट्स होंगे, दो रिएक्टेंट्स हो गए या फिर दो प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनके बीच में प्लस साइन आ जाती है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, एल एच एस में आएगा, और जो आर एच एस में चीज़ें आएंगी, एल एच एस में आ जाता है रिएक्टेंट्स सारे जो रिएक्ट करने वाले हैं, और आर एच एस में आ जाता है प्रोडक्ट सारे जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, मतलब जो बनते हैं प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की मदद से। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब हम खुद के केमिकल इक्वेशंस लिखना सीखेंगे। देखिए कैसा होता है, हर बार अगर आप लिखोगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें आपको आ जाएगा, इसमें आपको तकलीफ होगी। तो हम इसको भी और कंसाइज वे में लिख सकते हैं जब हम सिंबल्स यूज़ करेंगे। देखिए 9th क्लास में हमने सिंबल्स याद किए थे, उसी तरह से। तो Mg plus O gives O2 gives MgO। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसाइज्ड रूप है एक बड़े से केमिकल रिएक्शन का। तो ये और उनमें ये और उसके डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बस कंसाइज फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि जो हो रहा है। और एक बात कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, वो एल एच एस में और आर एच एस में सेम होने चाहिए, समझ गए? तभी तो ये इक्वेशन है, तभी तो ये इक्वल है, समझ गए? अगर आर एच एस और एल एच एस में इक्वल है तभी ये हो जाता है बैलेंस्ड, अगर नहीं होंगे तो ये हो जाता है अनबैलेंस्ड, मतलब ये रॉ फॉर्म हो गया। अगर एटम्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेम नंबर में है तभी ये हो जाता है एक बैलेंस्ड रिएक्शन। अब मुझे आप बताओ, इसमें और इसमें क्या नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है? देखिए हम एल एच एस के लिए टेबल बना लेते हैं, फिर आर एच एस के लिए टेबल यहाँ पे बनेगा। एम जी का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एम जी का भी एक है और ओ का भी एक है, तो फिर यहाँ पे एटम्स हो गए कितने, दो, यहाँ पे हो गए तीन। तो आर एच एस में कम एटम्स है, एल एच एस में ज़्यादा है, तो फिर ये यू एन बी ए एल ए एन सी ई डी अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो जाता है अपने आप। तो
हम क्या करेंगे, इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ना हम बैलेंस करेंगे। तो अब हम बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। बैलेंस मतलब क्या होता है कि देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। मतलब क्या, जितना मास एल एच एस पे है उतना ही मास आर एच एस पे है, एंड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। मास हम क्रिएट ही नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, या फिर हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। क्या करोगे मास पे, क्या बॉम्ब फोड़ोगे? देखिए, मास को अगर आपने डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। समझ गए? तो या फिर रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आप उसका जो वैल्यू है उसको आप कम नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट इज द टोटल मास ऑफ केमिकल, दैट टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। मतलब जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में आ जाना चाहिए। उसे ही कुछ अलग शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एटम्स शुड रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये सबसे ईजी है। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स शुड रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। हेंस, तो तभी हमें क्या करना पड़ता है ना, इस स्केलेटल फॉर्म को, ये जो अनबैलेंस्ड स्केलेटल फॉर्म है, स्केलेटल फॉर्म को, इसको हमें बैलेंस करना पड़ जाता है ताकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हमने क्या किया, एक स्केलेटल फॉर्म ले लिया। तो हमने स्केलेटल फॉर्म को अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम इस साइड पे उतना ही नंबर ऑफ एटम उस साइड पे हमें लाना है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें लाना है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखो, अब इसी को हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस, ये क्या है, हाइड्रोजन। अच्छा, वो आपको ये तो आता है कम से कम, ठीक है। तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। तो बोथ साइड्स ऑफ एरो पे हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। रिएक्टेंट में आ जाते हैं जिंक का एक, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के चार। टोटल मिला के कितने हो गए, 4 5 6 7 8। इस साइड पे अब देखते हैं हम, इस साइड पे देखो, जिंक का एक उतना ही एक है, हाइड्रोजन के कितने हैं देखो, दो, हाइड्रोजन के भी दो है, सल्फर का एक है, सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के चार है, ऑक्सीजन के चार हैं। यहाँ पे आ जाते हैं 8। ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ गया है कि नंबर सेम आना चाहिए दोनों साइड। तो अब हमें अगर कोई भी दुनिया का इक्वेशन दिया जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया जाए, तो हमें ये आना चाहिए। अब हम बहुत इजी इजी वाले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। अब H2O, तो हम पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ। हाइड्रोजन, देखिए ये पानी जो है वो हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड है। तो हम क्या करेंगे, पानी का केमिकल फॉर्मूला का नाम बताएंगे, DiHydrogenOXide। मतलब ये डाईहाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है पानी। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे तो H2 + O2 गिव्स H2O। अब ये भी स्केलेटल फॉर्म है, अब इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले राइट साइड और लेफ्ट साइड, आई मीन लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे एटम्स कितने हैं। चलो, लेफ्ट राइट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंस यहाँ पे सिर्फ दो ही एटम्स है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। पानी के ऑक्सीजन्स कितने हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक ही है। तो हमें इसको करना पड़ेगा बैलेंस। तो बैलेंसिंग के लिए अब देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें स्टेप्स मालूम होने चाहिए, किस तरह से इसे बैलेंस किया जाए। तो इसके हैं 7 to 8 स्टेप्स।
7 to 8 स्टेप्स में आपको अच्छे से पता चलेगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। अब ये स्टेप्स हम लेंगे इस लेक्चर के पार्ट 2 में। मैं आपको स्टेप्स सिखा दूंगा और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी आपसे करवाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह से हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू हैव फॉलोड टिल नाउ। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए क्लास 10th के सब्सक्राइब टू विन साइंस। एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग। तो आज से हमारा युवा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसे भी प्यार दीजिए जिस तरह से आप पिछले वीडियोस को दे रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास।